में हो रहे 3 उपचुनावों का आज प्रचार का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। लगभग 100 से ज्यादा रैलियां वो तीनों जगहों पे कर चुके हैं और उनसे बातचीत करते बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। और ये जो आपने एक नैरेटिव सेट किया था जनबल और धनबल वाला, वो कहाँ अब चुनाव जा रहा है? देखिए, ये नैरेटिव नहीं है। देखना ये है कि इंडिपेंडेंट एमएलए को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो इस्तीफा दे, और इस्तीफे के कारण वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार ने हमारे कार्य नहीं किए। ये वो गलत कह रहे हैं, वो अपनी बात को छुपा रहे हैं। मैं सबसे पहला कांगड़ा जिला का दौरा मैंने देरा का किया, हरिपुर बस स्टैंड का उद्घाटन किया और 600 करोड़ की लागत से बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम जू बनाने जा रहे हैं। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए, चलो ये बात मान भी ले जाए कि मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किए, तो आपको समर्थन देने की जरूरत नहीं थी। आप तो आजाद प्रत्याशी है, आप पर किसी पार्टी का नियम और कानून तो लगता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी बैठ सकते थे, तो इस्तीफा देने की बात क्यों आई? आजाद प्रत्याशी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आजाद प्रत्याशी का अगर कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, उसको छोड़कर वो बीजेपी के साथ बैठ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने कहा, ये इसके पीछे कोई ना कोई गोलमाल है। अब नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो दावे कर रही है कि हमने उनसे ज्यादा नौकरियां दी है, उन दावों में दम नहीं है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि वो खुद क्यों 5 साल दे रहा नहीं आया, तो उस चीज को गोलमोल कर गए। तो ये भी कहीं मुद्दा है कि 5 साल में वो आए ही नहीं दे रहा। देखिए, जयराम ठाकुर जी 5 साल तो आए नहीं दे रहा, मुद्दा नहीं है। यहाँ के हालात देखते, यहाँ की लोगों की परेशानी समझते। पोंग डैम और स्टीज की परेशानी पिछले 40 साल 50 साल से चली हुई है। उन लोगों ने अपनी जगह दी, अपनी जगह देने के बाद वो अभी भी विस्थापित है। उनके अभी जिन घरों में वो रह रहे, वो घर उनके नाम पर अभी तक नहीं हुए हैं। ये चीजें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने देखी नहीं। और जो नौकरी की बात है, जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में 20,000 नौकरियां दी, और जो नौकरियां दी भी वो कोर्ट में फंसी, हाई कोर्ट में फंसी, सुप्रीम कोर्ट में फंसी। अब GOIT 817 हमारे समय का नहीं है, ये 2020 का है। हम उसको सेटल कर रहे हैं। हमने 14 महीने में 28,000 नौकरियां निकाली। मैं गिनाता हूं आपको, 6,500 JVT, TGT और लेक्चर्स की पोस्टें निकाली। 3,000 बैच वाइज के अपॉइंटमेंट लेटर तैयार पड़े हैं, क्योंकि 4 संहिता पिछले 4 महीने से लगी है। उसके अलावा 10,000 IPH में मल्टीपर्पज वर्कर, फीटर, इलेक्ट्रीशियंस और पंप ऑपरेटर्स, इन सब के पोस्टें निकाली है हमने। उसके अलावा हमने 6,500 नर्सरी टीचर निकाले हैं। उसके अलावा 1230 पुलिस कर्मियों की भर्ती स्पेशल कमांडो फोर्स हम बनाने जा रहे हैं। उसमें 30% आरक्षण महिलाओं को देने की हमने बात की है। 984 पटवारियों के पोस्ट हम भरने जा रहे हैं। 400 डॉक्टरों के पोस्ट हम भरने जा रहे हैं। 600 नर्सिस के हम नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। तो कई पोस्टें हमने निकाली है। पर जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की, शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणवत्ता के आधार पर 18वें स्थान पर पहुंच गए। कर्जा उन्होंने अपने समय 85,000 करोड़ रुपया लिया, और हमें कर्जा चुकाने के लिए अब और कर्जा लेना पड़ रहा है। ये सब कैसे हुआ? हेल्थ के सेक्टर में हम पिछड़ते गए। महज प्रदेश को सिर्फ सत्ता सुख के लिए भोगने के लिए ये लोग आए। 5 साल जिस तरह चलता रहा, गवर्नमेंट चलाते रहे। अगली सरकार जनता चुनकर भेजेगी। मैं उस व्यवस्था को परिवर्तन करने आया हूं, और मैंने 1 साल में 20% अर्थव्यवस्था में सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। मैं राजस्व का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि शराब के ठेकों की नीलामी 4 साल से 10% रिन्यू करके हो रही थी, और 10% रिन्यू करके जब हमने सत्ता संभाली तो 1600 करोड़ में 10% का बढ़ाकर 160 बढ़ाकर ठेके उन्हीं को दे दिए जाते थे। मैंने उस प्रथा को बदला, और हम 160 करोड़ की जगह हमारे खजाने में 500 करोड़ रुपए आया। ये जनता की संपदा थी। अगर मैं भी चाहता तो पिछली प्रथा को चलाए रखता और 10% दे देता, तो हमारा खजाना लूटता। मैंने उस प्रथा को बदला, और आप देखिए 40% की वृद्धि हुई, और कई प्रकार के हमने काम किए।
एमएलओ को 100 रुपये में घर मिलता, रेस्ट हाउस मिलता था। हिमाचल सदन 100 रुपया देना पड़ता था, हिमाचल भवन 100 रुपया देना पड़ता था, आम आदमी को 1200 रुपया लगता था। मैंने कहा कि एमएलओ को भी और जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनको 100 रुपया मिलता था। मैंने बोला उनको भी जो आम अधिकारी जनता से ले जाता वो 1200 रुपया किया, उससे भी हमारे थोड़ा बहुत जो हम एक्स्ट्रा खर्चा करते थे वो कमी आई। कई ऐसी योजनाएं हैं तो जिसके कारण हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त कमाया। एक बड़ी दिलचस्प बात और सामने आती है। विपक्ष एक तरफ कहता है कि आप जो है ये डी नोटिफिकेशन की सरकार है, आप दफ्तरों को बंद कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम करते जैसे महिलाओं को 1500 देने वाली बात है, तो जो है वो चुनाव के बहाने चुनाव आयोग में चले जाते किसको करवाया जाए। आप देहरा में आपने एसपी ऑफिस खोला, उस पर भी टीका टिप्पणियां हो रही हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड है विपक्ष के? देखिए, हमने उन संस्थानों को बंद करवाया और हम उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से 6 महीने पहले राजनीतिक लाभ के संस्थान खोले, नोटिफिकेशनें की, जनता को बेवकूफ बनाया उन्होंने। कोई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की। अब पीएससी खोल दी, डॉक्टर बैठेंगे नहीं, नोटिफिकेशन हो जाएगी, क्या फायदा उसका? पहले से इतनी पीएससी खाली चल रही है, जो पिछले कई सालों से खाली चल रही है, उसमें डॉक्टर नहीं है, सिर्फ पीएससी खुली हुई है। सीएससी खोल दिए, डॉक्टर है नहीं। तो इस प्रकार खोले क्या, दूसरी जगह से भी कर्मचारियों की नियुक्ति स्कूलों में कर दी, उस स्कूल का भी बेड़ा गर्क हुआ और जो नया स्कूल खोला उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। आज क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। ये कौन दोषी है? जो 5 साल सत्ता में रहे वो लोग दोषी है। हम शिक्षा में भी सुधार कर रहे हैं, हम क्लस्टर बनाकर स्कूलों को हम ये संस्थान खोलने का, हम तो उन स्कूलों को भी बंद करने की सोच रहे हैं जहां 2 बच्चे नहीं है, 2 बच्चे है नहीं, हम उनको किराया दे देंगे, उनके लिए सेपरेट टैक्सी लगा देंगे, वहां टीचर नहीं है। ऐसे हाल है कि कितने प्राइमरी स्कूलों में तो टीचर नहीं है। तो हम बच्चों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं और सरकार में रह के नारे देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक 1500 रुपए की बात है, हमने 1500 रुपया हम उनको दे रहे हैं। हम महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं का सम्मान करना मैं अपनी विशेष प्राथमिकता में रखता हूं। इसलिए महिलाओं को 30% कम हम आरक्षण भी दे रहे हैं। महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार का कानून जो पिछले 50 साल से नहीं मिला था, हमने कानून बना कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कैसे सरकार चलाई, जयराम ठाकुर जी ने। रिवाज बदलेंगे, डबल इंजन की सरकार। रिवाज पूरे प्रदेश का ऐसा बदला कि पूरा प्रदेश कर्जे के बोझ के नीचे दब गया। शिक्षा का स्तर 18वें स्थान पर पहुंच गया, हेल्थ के स्तर पर निचले स्तर पर पहुंच गए। ये बेड़ा गर्क पिछली जयराम ठाकुर की सरकार ने किया। अभी वो फिर से राग अलाप रहे। पहले कहते 4 जून को सरकार बदल जाएगी, उनकी सरकार आ जाएगी, अब कह रहे कि 13 के बाद इस तरह से हो जाएगा। दूसरी तरफ स्थिति है कि जिन लोगों को उन्होंने अगर उपचुनाव में ही लौटे तो नालागढ़ में जिस आदमी को धक्का दिया था आज उसके लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे जिस आदमी ने कह दिया था कि मेरे काम नहीं करते जयराम, आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये आपको नहीं लगता डबल स्टैंडर्ड्स हैं या बीजेपी में कहीं जयराम भी अकेले पड़ गए? निश्चित तौर पर डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप मुझे बताइए कि 4 जून को सरकार बनेगी, अगर 6 उपचुनाव हुए, 6 के 6 जीत जाते तो 25-6 31 विधायक होने थे। अब भी बोल रहे कि ये सरकार बन जाएगी, तो इसका मतलब वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वो जनता की भावनाओं की चुनी सरकार जो आई है वो नोट के दम से गिराना चाहते हैं। ये उनका मकसद है। कोई हिसाब बताइए, 38 हमारे विधायक हो चुके हैं, 3 आजाद की जगह हो गए हैं और ये नहीं जानते कि 9 विधायक जो है उनका फैसला भी आना है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये झूठ बोलकर ठग कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री अपने घर में ही जो है एक और एमएलए लाना चाहते हैं अपनी बीवी को, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ाया। वास्तविकता क्या थी? क्या कांग्रेस के ध्यान में यह था कि देरा कभी जीता नहीं, टफ सीट है इसलिए वहां किया जाए, किन परिस्थितियों में जो मैडम को टिकट देना पड़ा? देखिए, 2 प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। ये लोग जिस प्रकार इन्होंने विधायकों को खरीदा और विधायकों को खरीद कर मोटी रकम देकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, एक तो ये लड़ाई उस षड्यंत्र के खिलाफ है। राजनीति में स्वच्छता रहे, भविष्य में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई राजनीति ना करे, लोकतंत्र मजबूत रहे।
जनता का वोट को कमजोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, उसके खिलाफ लड़ाई है। दूसरा, हाई कमांड सर्वे करवाता है। लोकसभा चुनावों के समय भी हाई कमांड ने सर्वे करवाया। उस समय लोकसभा में उन्होंने कहा कि हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री जी बहुत मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन उनके हालात ठीक नहीं थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उनकी बेटी को भी हाईकमांड ने कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। हाईकमांड के आगे मुकेश जी भी और हम लोगों को बात माननी पड़ती है, लेकिन बेटी भी माँ की ममता के आगे हौसला नहीं कर पाई। और क्योंकि अभी उनकी माता जी कुछ ही दिन हुए थे, उसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ से बात की कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। तो मैंने हाईएस्ट लेवल पर बात हुई, तो मैंने कहा कि अगर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये परिवार की बात है, ये अच्छी नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद का फैसला तो जनता ने करना है, हमने तो सिर्फ टिकट का फैसला करना है कि इस परिवार में टिकट देना। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे 6 उपचुनाव हो रहे हैं, वो हम उनको, मेरा ध्यान सिर्फ अपनी लोकसभा की सीट पर चला जाएगा और 6 उपचुनावों में नुकसान हो सकता है, ये सत्य है। उसके बाद फिर राजीव शुक्ला जी ने तीनों असेंबलीज का सर्वे करवाया। तीनों असेंबली में मुझे ये नहीं पता कि मेरी वाइफ का नाम कैसे आया, ना मेरा कोई इंतजाम। मैंने फिर भी इनकार किया, तो उनकी तरफ से आया कि आप बार बार हाई कमांड का डिसओबे करते हो। तो उस डिसओबे के कारण थोड़ा सा मैंने भी फील किया, और वाइफ ने कहा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी वाइफ की देरा में जगह है, मेरी सालियाँ रहती है। मैंने कहा कि नहीं लड़ना, तो फिर मैंने दूसरे दिन फिर मना कर दिया कि वाइफ चुनाव लड़ने। तो वो कहते कि बार बार आप मना करते रहते हो और हाई कमांड को डिफाई करते रहते हो। तो थोड़ा सा फिर मैं सहम गया और मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये परिस्थितियाँ रही, पर ये अच्छा हुआ क्योंकि मैंने देहरा का क्षेत्र चुनावों में वोट मांगकर वहाँ लोगों का हाल देखे। तो कांगड़ा जिला में सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र मुझे देहरा लगा, और देहरा का भाग्य उदय होना था, हो सकता है। और जो इनकी जो यहाँ के होशियार सिंह जी है, वो आज़ाद होकर भी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं करती तो बीजेपी में जा सकते थे। अब बीजेपी का टिकट लेकर अगर वो गलती से जीत गए तो फिर 3.5 साल तो कांग्रेस की सरकार है, तो आपके काम कौन करवाएगा? तो वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब अहंकार में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मती मारी जाती है, और देहरा के लोगों का भाग्य उदय होना था, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और मैं चाहूँगा कि 3.5 साल के लिए देहरा के विकास के लिए वो आप लोग कांग्रेस प्रत्याशी को वोट भी डालें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि तीनों जगह जो है जनबल जीत रहा है, धनबल हार रहा है, और खास तौर से देहरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई नहीं तेरा, वहां अब नई कहावत होगी, देहरा में होगा नया सवेरा। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, देहरा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में हो रहे 3 उपचुनावों का आज